नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैमेडा पर। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी साथियों। ठीक है। आज हम बात करने वाले साथियों मेटल एंड नॉन मेटल्स के सेकंड पार्ट के लिए, जो कि हमारा टीजीटी साइंस का समर्पण बैच चल रहा है, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। यानी मेटल की रिएक्शन हम देखेंगे, मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर के रिएक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा। पहले क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी साथियों। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, मेटल ऑक्साइड, ये फिर से वाटर के साथ, अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा साथियों। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, सोल्यूबल होते हैं जो वाटर में, वो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं और फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कहने का मतलब सिर्फ कौन से मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जो कि सोल्यूबल इन वाटर होंगे। क्या होंगे, सोल्यूबल इन वाटर। जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं वही क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल हैं जो कि बहुत ज्यादा वोलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन करवाना चाहूँ किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँ, H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँ, तो बनेगा क्या, कि OH एक्वस यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस में हीट एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी का मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है साथियों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, 2KOH बन जाएगा। ठीक है। तो ये सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन जो होती है ना, वो इवन कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है। इतनी वोलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि उसमें एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो तुरंत क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। ये इतनी एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन कि हाइड्रोजन गैस जो भी लिबरेट होगी वो तुरंत क्या कर लेगी, कैचेस फायर। हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, कैचेस फायर। जैसे ही वो बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस, वैसे ही वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, फायर कैच कर लेती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेटल की, ये तो बात थी कि पोटेशियम ले लो चाहे सोडियम ले लो साथियों, तब ऐसे रिएक्शन होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ लेस वॉयलेंट होती है। ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर लेस वॉयलेंटली, लेस वॉयलेंटली एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, एज कंपेयर टू सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। कैल्शियम लेस वोलेंटली रिएक्ट करता है। कैल्शियम की रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होती है, कैल्शियम प्लस में H2O। ठीक है। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा 2H2O लेना होगा हमें, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। प्लस में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कैल्शियम जो होता है ना, इस रिएक्शन में क्या, एक खास बात क्या आती है, उसको हम नोट कर लेते हैं। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। क्यों ये फ्लोट करना शुरू कर देता है साथियों वाटर सरफेस के ऊपर, कैल्शियम क्यों स्टार्ट कर देता है वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करना, बिकॉज एज द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स बबल, फॉर्म्स बबल, हाइड्रोजन गैस की क्या बनते हैं, बबल्स, एंड दीज बबल्स सराउंड द कैल्शियम मेटल एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। और वो क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है साथी, स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कैल्शियम जो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इस रिएक्शन में, वो क्या करती है, बबल बना लेती है। वो हाइड्रोजन के बबल जो होते हैं ना, वो कैल्शियम मेटल की सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है ना, वो वाटर के अंदर क्या करना शुरू कर देता है,
फ्लोट करना शुरू कर देता है साथियों। कैल्शियम क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब पॉइंट क्या नोट करना है हमें साथियों, कि मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यानी सीधी सी बात है, ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये भी बनाएगा। ठीक है, अब जैसे और मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल्स लाइक कौन से, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ। ठीक है, तो कुछ मेटल्स क्या हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, आयरन do not react either with cold water, either with cold और हॉट वाटर। ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे साथियों, ना ही गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं। यानी जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन, ये जो मेटल होते हैं, ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। किसके साथ कर जाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि हम इनकी रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ जैसे ही जो स्टीम होती है, स्टीम यानी H2O हमें किस में लेना है, गैसियस फॉर्म में लेना है, उसके साथ रिएक्ट करते क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, सॉलिड प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ऐसे ही हम आयरन का लिख सकते हैं। ठीक है, आयरन सॉलिड किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर क्या है, स्टीम वाला गैसियस मॉलिक्यूल, वाटर का रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। ठीक है, सॉलिड प्लस में क्या बनेंगे, 4H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है साथियों, मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड लेड do not react with water at all, do not react with water at, वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, स्टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते साथियों। क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है साथियों हमारा, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कि जब मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल की रिएक्शन किसके साथ है, डाइल्यूट एसिड के साथ है। तो होता क्या है, मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सोल्ट प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा साथी। ठीक है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, प्लस में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा साथी। क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। क्या सारे मेटल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, देखते हैं उनके बारे में। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं ना, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। कुछ मेटल्स होते हैं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो इवोल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व, is not evolved when a metal reacts with, when a metal reacts with
नाइट्रिक एसिड, यानी वो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कोई मेटल, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। ऐसा क्यों? बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों है साथियों? क्योंकि HNO3 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर बना देता है, और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड के लिए। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज दी। अच्छा, इसको मैं तो सरब कर देता हूँ एक बार, ई को रब कर, वो लिखना था, चलो ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज दी हाइड्रोजन गैस टू वाटर and itself gets reduced to any of nitrogen oxide। नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में ये क्या हो जाता है? खुद को रिड्यूस कर लेता है। जैसे N2O हो सकता है, NO हो सकता है, या NO2 हो सकता है। इनमें से कोई भी एक ऑक्साइड में खुद को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। क्यों? देखो, हाइड्रोजन गैस क्यों लिबरेट नहीं होती नाइट्रिक एसिड के साथ? क्योंकि HNO3 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है साथियों जो खुद तो रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही होता है। इसीलिए HNO3 क्या करता है? जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, उसको क्या करेगा? वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ही वो उसको वाटर में ऑक्सीडाइज करेगा, खुद वो रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए मेटल्स जो है ना, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है साथियों, वो देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो होता है ना, वो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देते हैं। क्या है? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, दोनों ही, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम react with very dilute nitric acid to produce हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या बना लेते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं साथियों। क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, अब बारी आती है एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आप कह सकते हो। एक्वारेजिया क्या होता है, उसके बारे में बात कर ले। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है साथियों? ये एक सॉल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। किसका? कंसंट्रेटेड Cl प्लस में कंसंट्रेटेड HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में। रेशियो क्या होता है इसका? 3:1, मतलब 3 मोल कंसंट्रेटेड HCl के और 1 मोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, ये बहुत ही कोरोसिव, हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या किया जा सकता है? डिजोल्व किया जा सकता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये गोल्ड एंड प्लेटिनम जो कि बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है साथियों। यानी हाईली कोरोसिव है। क्या है? हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है ये एक्वारेजिया। क्या है? हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसिड जो होते हैं ना, बहुत सारे मिनरल एसिड जो है, वो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि ये क्या करता है? गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिजोल्व ही कर लेता है। इसलिए एक्वारेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनार भी इसका यूज करते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर मान लिया जाए कि मेटल जो है ना, एक मेटल है, मान लिया मेटल ए है, वो किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? यानी सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ए वाला बी के सोल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? वो क्या बनाएगा? सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल बी बना देगा।
प्लस में क्या बना देगा, मेटल बी। ये एक तरह से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक तरह से क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है। मोर रिएक्टिव जो मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है साथियों, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या निकल के आता है, रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, it is an arrangement, it is an arrangement of metals in order of their decreasing activities, of their decreasing activity। ठीक है, उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी में ये ऑर्डर होता है जिसमें अरेंज किए गए हैं मेटल्स को। यानी सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आएगा। तो पोटेशियम जो होता है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। रिलेटिव जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी पोटेशियम, पोटेशियम के बाद किसकी बारी आती है साथियों, सोडियम की बारी आएगी। पोटेशियम के बाद किसकी बारी आई, सोडियम की। सोडियम के बाद किसकी बारी आती है, कैल्शियम की। कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद किसकी बारी आती है, मैग्नीशियम की। किसकी बारी आती है, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद किसकी बारी आती है साथियों, एल्यूमिनियम की। किसकी बारी आती है, एल्यूमिनियम की बारी आती है। एल्यूमिनियम के बाद किसकी बारी आती है, जिंक की बारी आती है। जिंक के बाद किसकी बारी आती है, आयरन की बारी आती है। जिंक के बाद आयरन। आयरन के बाद किसकी बारी आती है, लेड। पीबी का मतलब लेड। लेड के बाद किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन। किसकी बारी आती है भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बारी आती है। उसके बाद किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन के बाद बारी आती है Cu, कॉपर। किसकी बारी आती है, कॉपर की। और कॉपर के बाद किसकी बारी आती है भाई, कॉपर के बाद बारी आती है मर्क्यूरी की। फिर किसकी बारी आती है, मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद किसकी बारी आती है, सिल्वर की, Ag, सिल्वर। और सिल्वर के बाद किसकी बारी आती है साथियों, गोल्ड की। किसकी बारी आती है, गोल्ड की, Au, गोल्ड। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज आपकी, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये है आपके लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये लिस्ट रिएक्टिव है और ये वाले मोस्ट रिएक्टिव है। टॉप वाले मोस्ट रिएक्टिव है, लास्ट वाले लिस्ट रिएक्टिव है साथियों। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यानी हाउ डू metals and non-metals react, metals and non-metals react, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो, मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस में नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं साथियों, मेटल प्लस नॉन मेटल ये मिलके क्या बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिलके बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं, सोल्ट्स हम कह सकते हैं इनको, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, मेटल का नेचर कैसा होता है साथियों, मेटल होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट और लूज, इट कैन डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है नेचर का। यानी इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन,
नॉन मेटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम सॉलिड है, मैं उसको क्लोरीन के साथ उसको कंबाइन करवा रहा हूं, मेरे पास बनेगा क्या, NaCl बनेगा, यानी Na+Cl- NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 281, यानी K, L और M शेल की बात कर रहा हूं मैं, 281। अगर मैं ये कहूं कि सोडियम जो है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 288, यानी वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम का कैटायन बना देगा। यानी मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। सेम ऐसे ही क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8 एंड 7। देखो इसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी, 1, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये शेयर कर सकता है या डोनेट कर सकता है। गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको 7 और गेन करने पड़ेंगे तब जाके इसकी वैलेंस सेल में क्या होंगे, 8 होंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। जबकि क्लोरीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसीलिए क्या करता है क्लोरीन, क्या करता है क्लोरीन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है फिर, 288, ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया। आप इसको क्लोराइड एनायन कह सकते हैं, क्लोराइड एनायन बन गया। 288, ये वैलेंस सेल में 8 पूरे हो गए, ये स्टेबल, इसके वैलेंस सेल में 8 पूरे हो गए, ये स्टेबल। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है किसको, क्लोरीन को, और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जा देता है, Na+ और Cl- आयन। क्या बना देगा, Na+Cl- आयन बना देगा, Na+ और Cl- यानी NaCl बना देगा। ठीक है। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है, अब क्योंकि इनके बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया, क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज आया, तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये कभी मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक फॉर्मूला यूनिट की तरह एग्जिस्ट करेगा, एग्रीगेट ऑफ आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाया जा सकता है साथियों, सेम ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाया जा सकता है। अब यहां क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल टू नॉन मेटल। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है साथियों, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की क्या होती है, द कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स formed by transfer of electrons from a metal atom या metal to non-metal, a metal to a non-metal, metal to a non-metal are known as ionic compounds। उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है साथियों
वो क्या है, इनका फिजिकल नेचर। हम बात करेंगे इसकी, इनके फिजिकल नेचर की बात करेंगे साथियों। फिजिकल नेचर कैसा होता है भैया यानी कंपाउंड्स का, ये होते हैं, क्या होते हैं, पहली बात सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरी बात हार्ड भी होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में, इसीलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये जनरली ब्रिटल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। एंड इसमें टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं जब प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। एंड प्रेशर इज अप्लाइड, ये टुकड़ों में टूट जाते हैं जब इनके ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है साथियों। सेकंड जो है इनके बारे में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें। अब क्योंकि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं या अट्रैक्शंस होते हैं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस आर देयर, इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट। इसी वजह से क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है साथियों, हाई होता है। तीसरी बात क्या है, सोल्यूबिलिटी। तीसरी बात क्या है, सोल्यूबिलिटी है, घुलनशीलता। अब जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह के अंदर। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर और आयनिक और पोलर सॉल्वेंट। ऐसे जो भी सॉल्वेंट हैं जो पोलर हैं उनके अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ऑयल, केरोसिन। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा, इनके अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक का रूल यहाँ पर फॉलो होता है। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इनकी, वो क्या है, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है किसी भी सॉल्यूशन की, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन सॉलिड स्टेट, अगर हम बात करें किसमें, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट conduct electricity as they do not have free movement of charged particles। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल की फ्री मूवमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, इन मोल्टन स्टेट, दूसरी बात क्या है, इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट they conduct electricity
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसीलिए क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं साथियों। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो हीट की वजह से उनको ओवरकम कर जाते हैं और वहां पर चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसीलिए क्या होता है कि वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं साथियों। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही साथियों, बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इन सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनको अपने पास सेव रखें, पीडीएफ सेव कर लें। ठीक है, आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनके क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। जैसे ही पेपर आएगा हमारे पास, पेपर के एक हफ्ता पहले है ना, हम PYQ सीरीज शुरू कर देंगे जिसमें हम पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चंस जो है ना वो केमिस्ट्री के सारे डिस्कस कर लेंगे साथियों। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।